उपसर्ग पार्ट 3 में आपका स्वागत है। स्वस्थ और मस्त खुशहाल जैसी महत्वपूर्ण अभिलाषा के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक की भांति, एक जिम्मेदार स्टूडेंट की भांति आपने तैयारी को बिल्कुल एक निश्चित दिशा में ले जा रहे हैं, आयाम तक पहुँचा रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों तक सीटेट स्पेशल की कुछ क्लासें संचालित रहीं। इस बीच में हिंदी का वो जो क्रमबद्ध पैटर्न था वहाँ से थोड़ा सा आपको व्यवधान मिला होगा, परंतु अब पुनः वो अपनी पटरी पर आ चुकी है। पूरा अपने लाइन पे चलने वाली गाड़ी है। उपसर्ग पार्ट 3 आप मान के चलें एक ऐसी सवारी है जो आपको जिम्मेदार बना देगी। जिम्मेदार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिम्मेदारी अगर नहीं है ना आपके पास, तो आप कोई काम मन से नहीं कर सकते। जिम्मेदार होने पर ही आदमी को मेहनत का पता चलता है। जिम्मेदार होने पर ही आदमी मेहनत करता है। किसी ने सच कहा है, जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है ना जो दुनिया की सबसे अद्भुत दवा में से एक है, जिसे एक बार पी लीजिए कभी आपको थकान महसूस होने ही नहीं देगी। तो जिम्मेदारी वो दवा है जिसे पीने से आप कभी थकेंगे ही नहीं। तो अपने आप को जिम्मेदार समझ लें। इस उद्देश्य के साथ जिम्मेदार बना लें कि आपको वाकई में अब जिम्मेदारी के साथ सारे कार्य दायित्व का निर्वहन करना है। पूरा जिम्मेदार होना है, पूरे मनोबल से आगे बढ़ना है। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। आप मेरे हिसाब से, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी सुविधाओं पर ना जा करके यहाँ के संसाधनों को थोड़ा सा सीमित समझकर, लेकिन संसाधन सीमित हो सकते हैं दोस्त, लेकिन यहाँ प्रोवाइड कराई जाने वाली वो चीज़ें, वो महत्व छोटे नहीं हो सकते। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है, आपका विश्वास जीतना नहीं हमारा कर्तव्य, केवल विश्वास ही नहीं जीतना है, आपको सक्सेस कराना है। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। आप किसी भी बुक, किसी भी पर्याय में देखेंगे तो उनसे बिल्कुल हट करके मैं दे रहा हूँ। आपको चीज़ों को याद कराने के लिए मैं लगातार भरसक प्रयास कर रहा हूँ। भरसक आने वाला है। ध्यान दें, हिंदी के उपसर्ग की बात मैं करूँ तो इन्हें याद करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किस तरीके का माहौल क्रिएट करने वाला हूँ ध्यान देना। बहुत ही एक प्यारी लाइन लिखने वाला हूँ। उन से कह दूं, उनसे कह दूं। ध्यान देना, उनसे कह दूं कि आप बिन, मार्मिक कर दूंगा आपको आज, कि आप बिन, ये देखिए, उनसे कह दूं कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। आप बिन चैन रत्ती, ये वहाँ आएगा नहीं, इसलिए लाइन को थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। रत्ती भर का नहीं, रत्ती भर का नहीं। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आपके सामने मैंने प्रोवाइड कराई है। उनसे कह दूँ कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिल में बहुत जल्दी जाएंगी। आप ये मत सोचना कि मैं मार्मिकता का उदाहरण लाया हूँ। मैं इसलिए इस चीज़ को आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये लाइन इसलिए मैंने लिखी हुई है जिससे आपके दिल को तो छुए, परंतु आपके मस्तिष्क से ये कभी नाता ना तोड़े। उनसे कह दूँ कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं है। तो कह दीजिए कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं है। ये अपने मस्तिष्क से कह लो, और इसमें आपके घर वाले, जोर से मत कहना नहीं तो आपके घर वाले सोचेंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो उन्हें दिखा देना। एक हिंदी का उपसर्ग याद कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखा है। उनसे कह दूँ कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। हिंदी के उपसर्ग याद करने के लिए मैंने एक तरीका तैयार किया है। हिंदी के उपसर्ग को कैसे याद करूँ, इस तरीके के लिए इस लाइन को मैंने खींच रखा है। आप संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रचार के साथ आपका स्वागत तहे दिल से करता हूँ। ध्यान देना, इस सीरीज में मजा आने वाला है आपको। उनसे कह दूं कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। हिंदी के उपसर्ग याद हो गए हमें, बस इतना याद कर लो। याद कहाँ करना पड़ा, याद हो गया आपको। अब मैं इसके उदाहरण आपको दिलाता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि ये जो चीज़ें हैं जो आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल रही हैं, ये संपूर्ण है। उठाना किसी बुक को, उठाना किसी प्रैक्टिस सेट को, अगर बाहर से आ गए तो चैनल बंद। आपको ये चैलेंज है, आपसे ये वादा है कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये मेरा पूरा इरादा है कि आपको सब कुछ दूंगा। विश्वास
करिए आप, आपको पूरे इस मंच से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आ उनसे कह दूं कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं, इनसे काम क्या होगा, इनसे अब उदाहरण हम सीखेंगे। आ जो उपसर्ग है इनके दो बन सकते हैं, ठीक। एक बनेगा आ और एक बनेगा अन, ठीक। जो अन उपसर्ग है, ध्यान देना, तत्सम तद्भव की जो कक्षाएं संचालित होती हैं, तत्सम तद्भव जहां हम बहुत वेग से रट रहे होते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें जो हमारे जहन में अगर रह जाएं बड़े आराम से हम बता सकते हैं। कुछ विदेशी शब्दों को हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं अगर हम प्रत्येक क्लास को पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से ले रहे हैं तो। जैसे ध्यान देना, अन जो उपसर्ग है, हम लोग हिंदी के उपसर्ग पर बने हुए हैं। इसका मतलब अगर अन से मैं उदाहरण लिखूंगा, अनपढ़ लिखूंगा, अनजान लिखूंगा, अनजान लिखूंगा, मैं अनभिज्ञ लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखते चला जाऊं अन से जो भी मेरे दिमाग में आ जाए, मैं अनपढ़, अनजान, अनभिज्ञ, कुछ भी लिखा जो, तो अगर इनकी बात होगी तो आप इन्हें बड़े आराम से, क्योंकि ये हिंदी के उपसर्ग इसमें सजाए गए हैं, तो हम इन्हें तद्भव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तद्भव कह सकते हैं ना, क्योंकि ये हिंदी के हैं। तो याद करना हुआ आसान, एक तीर से दो नहीं, 3-3 निशाने लगा दीजिए। कहीं उपसर्ग याद कर लीजिए तो कहीं तत्सम तद्भव की बात समझ लीजिए, फिर इन्हीं से आगे चल करके और भी चीजें जान पाएंगे। विदेशी हैं कि आगत हैं, कि संस्कृत के हैं कि देशज हैं, सारी बातें जान पाएंगे। ध्यान देना, अब जो आ उपसर्ग है ये वाला, यहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता क्या है। आ से एक तो बनेगा अथाह, अथाह में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ। अछूत में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ, ठीक है। एक बात ध्यान देना, जो आ उपसर्ग है ये अब हमारी हिंदी में, अब का कहने का मतलब है काफी समय से हमारी हिंदी में ये संस्कृत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इसे संस्कृत का उपसर्ग नहीं माना जाता है, इसे हिंदी का ही मूल उपसर्ग माना जाता है। इस बात को ध्यान देना। आप हमारे उपसर्ग के पार्ट 1 पार्ट 2 को विधिवत देखने का प्रयास करना, क्रमबद्ध तरीका लोगे तो उपसर्ग की परिभाषा भी समझ में आएगी। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा सर यहीं से कट आउट उठा के दे रहे, उपसर्ग बारे में कुछ बताया ही नहीं। बताया है मेरे दोस्त, पीछे 2 पार्ट हैं, इसके 2 एपिसोड निकल चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये उपसर्ग का तीसरा एपिसोड है जिसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको मिल रही हैं। अब जरा ध्यान दें, मैंने कहा अथाह अछूत, लेकिन यहीं जैसे मैंने लिखा अज्ञान, यहीं जैसे मैंने लिखा अभाव, यहीं जैसे मैंने लिखा अहिंसा, अहिंसा, यहीं जैसे मैंने लिखा अकाल। ध्यान देना, ये हिंदी का उपसर्ग तो है, परंतु यह संस्कृत के जैसे प्रयोग हुआ और यह तत्सम रूप बन गया, जबकि ये दोनों जो था ये आपका कैसा था? तद्भव रूप था। क्लियर है ना? तो हमारा जो उपसर्ग है ये कभी तत्सम, ये कभी तद्भव भी बन सकता है, लेकिन उसकी मूल अभिव्यक्ति को जाने रखिएगा। यानी अगर कभी भी पूछा जाए आ उपसर्ग किस भाषा का है तो हिंदी बताइएगा। बहरहाल इसका प्रयोग संस्कृत के रूप में भी हो जाता है, जिसके उदाहरण हमने आपके सामने प्रदर्शित कर रखे हैं, है ना बेहतरीन। आपको इस मंच से बहुत कुछ अलग देने वाला हूँ, बहुत कुछ अलग। पूरा मनोवेग से सीखने का प्रयास अगर कर रहे हैं, शिद्दत से जुड़े हैं अगर, तो वादा है मिस नहीं होगा। आगे देखें तो हम जान सकते हैं कि आपने 2 उपसर्गों को भली भांति जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि उन उपसर्ग की बात कर लेते हैं। उपसर्ग उनकी, उनसे तो वाकई में बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। इनसे तो बन जाता है क्या क्या, एक तो बनेगा 49, 49 हिंदी है, 59 हिंदी है, 69 पढ़ते हैं ना ये चीज़। अब क्या लिखें इसके बारे में, बहुत समझदार हैं आप इनके बारे में। तो 49, 59 इनके उदाहरण सामने आ गए। ये भी हिंदी के उपसर्ग हैं, जो कि जिससे संबंधित एग्जाम्पल भी आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैं इस क्लास को प्रोवाइड कराया हूँ, जिससे आप इस चीज़ को तो याद कर लें, साथ जान जाएं कौन हिंदी का है उपसर्ग, ये तो जान ही जाएंगे। साथ ही साथ इसके कुछ उदाहरण पर भी अपने हाथ फेर लें, अपने मस्तिष्क को दौड़ा लें, थोड़ा सा उन पर भी विचार कर लें, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। आशा विश्वास हमें कि मज़ा आ रहा होगा, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये सा उपसर्ग से उपसर्ग कोई होता ही नहीं, पहली बात से कोई उपसर्ग नहीं है, सु उपसर्ग है।
ध्यान देना, से कोई उपसर्ग नहीं है, मेरे कहने का मतलब है सुउपसर्ग है, सुउपसर्ग है, ये चीज ध्यान देना। और जिसमें आप कई प्रकार की चीजों को पा जाएंगे, सुपूत, सुडौल, ऐसी चीजें आ जाएंगी, जिसमें आ जाएगा सुपूत, सुडौल, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी ध्यान देना, ये तो तद्भव है, लेकिन जैसे लिखा गया सुपुत्र तत्सम, जैसे लिखा गया सुमार्ग तत्सम, ये इसके कौन से रूप हो जाएंगे? तत्सम। यानी है तो ये हिंदी का, परंतु इसका संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है। इस वजह से आप इस बात को बहुत बारीकी से लें। सुपुत्र, सुमार्ग, ये आपके तत्सम के फार्मूले हैं, आपको पता है। उसमें री, र, त्र ऐसे जो आ जाते हैं वो लगभग शब्दों को तत्सम बना जाते हैं, वो संस्कृत के हो जाते हैं। परंतु हमारा जो सुउपसर्ग है वाकई में यह है किसका है? एक तद्भव है, एक हिंदी का उपसर्ग है क्लियर बात? तो ये सु की बात कर दिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं इस का की। का उपसर्ग से क्या आएगा? का उपसर्ग का मतलब है कपूत। ध्यान देना, का उपसर्ग से कपूत हो जाएगा, का उपसर्ग से कभार बन जाएगा। ठीक, ये का हो गया। और जो दू है, ये जो दू उपसर्ग है, इसकी बातें मैं थोड़ा सा ऊपर ही इंगित कर दूं, जिससे जगह भी आपके पास स्पेस बना रहे। दू का मतलब दो, जैसे इस तरीके से लिखा गया। एक तो दू का मतलब बुरा भी होता है, जैसे दुबला लिखा गया यानी बुरा, दुराहा लिखा गया यानी दो। ठीक है, इस तरीके से दुबला हो गया, दुराहा हो गया, दुलारा हो गया, दुलारा हो गया, और एक आपका दुराग्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से दुबला, दुराहा, दुलारा, दुराग्य, इसमें कौन सा उपसर्ग है? दू उपसर्ग है। ठीक, जान पा रहे हैं ना? हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक लाइन विशेष के माध्यम से अपने हिंदी उपसर्गों को सीख रहे हैं। ये जो लाइन आपके सामने से दौड़ी है, जो आपको सब कुछ सिखाने का बीड़ा उठा रखी है, ये लाइन, जिसने अभी आपसे कहा कि आप बिन चैन नहीं है हमें, तो हमें भी सच में आप बिन चैन नहीं है, बगैर सिखाए मैं मानूंगा नहीं। इनको चैन नहीं तो हमें भी अब ये चैन नहीं है। बगैर इन बातों को बता लिए मैं रुक जाऊं, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। अब जरा ध्यान दें, तो दू की बात होगी, दोबारा का आ गया, दोबारा फिर से का आ गया है। इस का की बात आप जानें। जैसे एक का को आप कू बना लें, एक का को आप क्या बना लें? कू। और इनसे एक तो उदाहरण आप लिखेंगे कुचाल। ठीक है, एक उदाहरण आ जाएगा कुढंग, यानी अच्छा चाल नहीं है, बुरी चाल है, कुढंग है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आ गया तो कुमार्ग, कुपुत्र, लीजिए ये जहां जहां स्टार बातें हैं मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, ये इसका तत्सम रूप होगा। कैसा रूप होगा? तत्सम। और ये इसका कैसा रूप होगा? तद्भव। आप कहोगे सर ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, ज़्यादातर नहीं है ऐसा। आपको ऐसा आ के साथ मिला है, देखो ऐसा आपको सा के साथ मिला है, और फिर आपको ऐसा किसके साथ मिल रहा है? का के साथ। ध्यान देना, आ उपसर्ग, का और कू उपसर्ग तथा सु उपसर्ग, ये सब हिंदी के उपसर्ग होते हैं, परंतु इनका संस्कृत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अतएव उसके उदाहरण आपके सामने प्रदर्शित हैं। हिंदी के उपसर्ग याद करने हुए आसान, तथा साथ ही साथ अभी हम जान पा चुके हैं कि कहाँ संस्कृत के भी उपसर्ग बन जाते हैं। ये चीज क्लियर है। आगे देखें, जो आ लिखा है इससे कौन सा उपसर्ग बनेगा? आ से बन जाएगा औ, आ से बनेगा औ उपसर्ग। और औ उपसर्ग से क्या बन जाएगा? क्या क्या कर सकते हैं? जैसे अवगुण, अवतार, ये चीज देखना। अवगुण हो गया, अवतार हो गया, और कुछ भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे अवकाश लिख सकते हैं, इस तरीके का। तो अवगुण, अवतार, अवकाश, सारी चीजें जो आप इस तरीके से बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिसमें अ उपसर्ग समाहित है। ठीक, एक आपने और देखा होगा कुछ इस तरीके का, अवगुण, अवतार, है ना, इस तरीके का देखा होगा। तो ध्यान देना, ये जो अव है, ये वाला जो अव है,
इस अव का मतलब होता है तत्सम। क्या होता है ये? तत्सम। और ये जो अव है ये आपका कैसा है? तद्भव। देखो क्या क्या चीज सीख रहे हैं हम लोग साथ ही साथ जहां उपसर्ग की बात कर रहे हैं, जहां उपसर्गों को जान रहे हैं, ठीक इसी के साथ साथ हम उसके तत्सम और तद्भव रूप को भी भली भांति पहचान रहे हैं। ध्यान देना, ये गलत नहीं है, ना ही ये ही गलत है, कोई गलत नहीं है, ये एक दूसरे का तत्सम और तद्भव है। ये संस्कृत का उपसर्ग है, जबकि ये वाला अव हिंदी का उपसर्ग है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। मैं अभी हमारे पास काफ़ी जगह शेष है, इस बारे में मैं अभी यहाँ पर्याय बनाता ही रहूँगा। ये दा वाला हो गया, क्लियर है, कोई बात नहीं है। दा वाला आप यहाँ कर लें, इसको मैं एक लाइन से बंद कर दे रहा हूँ जानकारी के लिए। अब मैं पा वाला इस तीर को इस एरो के माध्यम से ऊपर दर्शा दे रहा हूँ। ध्यान देना, जो पा है इसका मतलब क्या होगा, पा से क्या क्या बन जाएगा, पा से कौन से उपसर्ग बन रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो पा है इसका बहुत आसान फार्मूला याद कर पाएंगे आप। पा से पर याद कर लो, पर उपसर्ग है ये, और इसमें आएगा पर दादा, पर नाना, पर पोता। ये तो आसान है ना, पर दादा, पर नाना, पर पोता, ये शब्दों में पर उपसर्ग लगा है। और ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं, क्योंकि हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? पर, और हिंदी का मतलब तद्भव। क्लियर है? यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो गई। अब मैं एकदम बहुत आसान सा देखना जरा, यहाँ लिखा है बिन, बिन, और ये बहुत अच्छा सा इसमें है उदाहरण आपका। बिन, बिन मांगे, बिन चाहे, बिन मांगे, बिन चाहे, बिन ब्याहा। देखो बहुत कुछ बना सकते हो आप इससे। बिन का मतलब बिना होता है, तो बिन मांगे, बिन चाहे, बिन ब्याहे, है ना। बिन उपसर्ग कहाँ आ गया? यहीं आ गया, इसके उदाहरण आपके सामने आ गए, कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। आगे देखिए, जो चैन लिखा है, इससे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लाने का प्रयास करूँ, क्योंकि अब वहाँ जगह नहीं है। तो ध्यान देना, इस कटआउट को यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, जिससे एक बार में सारी बातें आप जान सकें। क्या लिखा है? चैन। चैन का मतलब एक तो है चौ, और ना का मतलब है नी। ठीक है, चौ और नी। जैसे इसके उदाहरण देख लेना, नी से हो जाएगा निहत्था, निहत्था, निकम्मा और निडर, हो गया। चौ से होगा चौपाई, देखो चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, है ना। ऐसे तो बनते चले जाएंगे, देखना। तो ये आगे उसके चौ से और नी से आगे, क्लियर बात चल रही है। अब यहाँ ध्यान देना, जो ये रत्ती लिखा है, इस रत्ती का मतलब क्या है? रत्ती का मतलब कम, कम का मतलब आधा, कम का मतलब आधा। मतलब ये कोई तरीका तो है नहीं, ये तो केवल एक सीक्वेंस है, एक ट्रिक है। तो कहीं कहीं शब्दों से थोड़ा सा व्यवहार बनाना पड़ेगा। रत्ती का मतलब क्या है इसमें? आधा, और आधे का मतलब अध। इसका उदाहरण आपको मिलेगा अध, अध करके, और अध करके, जैसे अध पका, अध पका, अध जला, समझ गए? अध पका, अध जला, इस तरीके के उदाहरण इसमें शामिल हो जाएंगे रत्ती भर का। और ये चीज हो गया। अब आपके सामने कौन सा बचा है? भर। और इस भर से क्या बनेगा? भर उपसर्ग बहुत स्टार है, इससे बहुत से एग्जाम्पल आए आपके। कहाँ पर? समास में। भरपेट में कौन सा समास आप कहते हैं? अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपूर, भरमार, भरमार और भरसक। और आपको पता है उपसर्ग वाले जो भी शब्द हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण बनते हैं। केवल का और सा वाले उपसर्ग को छोड़ करके ये वाला चला जाएगा बहुब्रीहि समास में, ये सारे चले आएंगे कहाँ? कर्मधारय समास में। बाकी अन्य जो उपसर्ग आपको मिल रहे हैं, आपको पता है वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? अव्ययी भाव समास में। ध्यान देना, आ और अन, ये जो उपसर्ग हैं, इन्हीं को हम लोग नन तत्पुरुष में रखते हैं। नन तत्पुरुष में इन्हीं उदाहरणों को शामिल किया जाता है नन तत्पुरुष समास में। नन तत्पुरुष समास जब वैकल्पिक व्यवस्था में नहीं होता है, तब इन्हीं को हम लोग अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। हमने बात क्या किया कि उपसर्गों का समास कहा जाता है किसे? अव्ययी भाव समास को। तो जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं, क्या सबको अव्ययी भाव समास में रख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें हम का और सा उपसर्ग को छोड़ देते हैं। का उपसर्ग कर्मधारय में चला जाता है, जबकि सा उपसर्ग जो है वो बहुब्रीहि में चला जाता है। यहाँ ध्यान देना,
आ और अन से स्टार बातें थी। आ और अन लगे हुए जितने भी उदाहरण आपके सामने हैं, यानी यथा, अछूत, अज्ञान, अभाव, अहिंसा, अकाल, अनपढ़, अनजान, अनभिज्ञ, ये सब नन तत्पुरुष के उदाहरण हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में ना होने पर हम इन्हें भी अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में रख देते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप इस पूरी बातों को समझ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, हिंदी के उपसर्गों को पहचान रहे थे, उन्हें याद करने का एक अभिप्राय बना रहे थे, और हमने देखा कि हमने आपके लिए एक बहुत आसान सी, बहुत प्यारी सी लाइन को खींचने का प्रयास किया। और हमने आपसे कहा कि आ उनसे कह दूं, आ उनसे कह दूं कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। ये जो लाइन है इसने उपसर्ग आपको याद करा दिया। आ उनसे कह दूं आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं, ये हिंदी के उपसर्ग को याद कराने का एक फार्मूला दे दिया हमने आपको। ये फार्मूला सेट हो गया और इसके माध्यम से आपने ये जाना कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। पुनः हमारे साथ कह लीजिए कि आ उनसे कह दूं कि आप बिन चैन रत्ती भर का नहीं। याद हो जाएगा फिर आपको। आप जरा ध्यान दें, ये जो तरीका हमने दिया आपको, ये जो प्रोवाइड कराया, ये मामला क्या था, इसमें आपने देखा कि आ से दो उपसर्ग आ और अन बने, हिंदी के उदाहरण भी सामने है, उन हिंदी का है उदाहरण सामने है। सा से देखना ये वाला और तत्सम तद्भव अलग अलग करके दिखा दिया कि इसका संस्कृत में भी प्रयोग होता है। ऐसे तमाम देखो, का से का, दो बार एक का से का और एक कु बना, दा से दू वाला उपसर्ग, ये सारे जो उपसर्ग आपके सामने लिखे हैं ये सबके सब हिंदी के उपसर्ग हैं। और संबंधित उपसर्गों के हमने उदाहरण भी आपको दिए, और कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनके भी उदाहरण हमने आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। आशा है हमें कि ये कंटेंट आपको अब अच्छा लग रहा है और पूरी बात आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और अब जो महत्वपूर्ण उपसर्ग मैंने उल्लिखित कर दिया है, आगत यानी विदेशी उपसर्ग। अब आपकी एक रुचि बन गई होगी हमारे साथ, आपकी एक अभिलाषा बनी होगी कि सर इसको भी कुछ आसान कर दीजिए। जैसे अब तक आपने हमें संस्कृत का उपसर्ग एक लाइन से सिखाया, जब अब तक आपने हमें हिंदी के लिए भी एक बहुत अच्छा सा प्रूफ फार्मूला, जबकि हमें सब कुछ दीर्घ मिल रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैंने शॉर्टकट ही दिया है आपको, हमने आपको पूरा संपूर्ण देने का प्रयास किया है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। केवल जिस चीज़ को हम कभी याद नहीं करते थे, हमने बस ये सोचा है कि हमारा ये अभिप्राय बना है, हमारा ये पर्याय बना है कि हम इसे भी याद करें। क्यों ना याद करें इन्हें, क्यों हम अपनी तैयारी को कहीं भी विराम दें, क्यों हम अपनी तैयारी को कहीं इस स्तर पर छोड़ें कि हो तो उपसर्ग हैं, तो प्रत्यय हैं, इन्हें कैसे पढ़ेंगे। हमारा काम क्या होता है जानते हो, हम क्यों, अच्छा सोचो जरा, हम मिस क्यों होते हैं किसी भी एग्जाम में, हम जल्दी नर्वस क्यों हो जाते हैं। नर्वस होना, आउट होना, एग्जाम सिलेबस से बाहर का आना, या फिर हम ये मान के चले जाते हैं कि चलो यार अब इतना नंबर ही मिलता है, इससे ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। ये जो सारी अवधारणा आप बनाते हो, जानते क्यों? क्योंकि आप कभी ऐसे चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको लगता बड़ा टफ है, टफ वगैरह कुछ नहीं है। आप हमारे साथ सीख रहे हैं हिंदी के उपसर्ग, मैंने आपको 3 पार्ट में दिए हैं। जब आप एक ही पार्ट कहीं ऐसे ही बस छोटा सा ट्रिक करके पढ़ लेंगे तो फिर क्या सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको सीटेट स्पेशल में दिया कि लीजिए सीटेट स्पेशल के समाज की क्लास है, वो कितना सिखाएगी आपको, वो केवल आपके रिवीजन के लिए थी। आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ कर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। और उपसर्ग की अगर एक ही क्लास देनी है तो मुझे फिर तो 10 मिनट काफ़ी है। लेकिन जरूरी यह है कि हर बात जानो, जरूरी यह है कि हर बात से अपने आप को परिपक्व को करें हम। तो देखिएगा, आगत यानी विदेशी उपसर्ग, इसे भी मैं आपको अगर एक लाइन से ही याद करा दूं तो याद हो जाएगा। सर गैर ना हम, बाद में कम बा, बस इतना याद करना है। सर गैर ना हम, ये सर हम गैर नहीं है, इस तरीके से सर गैर ना हम, बाद में कम बा, यानी बाद में आप हो सकता है ये सोचिए कि ये कम हमने गलती की या कम है, ये गैर कह करके हमने नुकसान कर दिया, तो थोड़ा सा अपने ज़िंदगी से जोड़ो तो याद हो जाएगा। सर गैर ना हम, सर गैर ना हम, बाद में कम बा, हम हर दर्द खुशी ले लेंगे। स्टार लाइन, सर गैर न हम, बाद में कम बा, हम हर दर्द खुशी ले लेंगे। याद कर लीजिए, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, सर गैर न हम, सर गैर न हम, बाद में कम बा, कम बा, सर गैर न हम, बाद में कम बा। ठीक, आगे देखिए, और है हम हर दर्द खुशी
हम हर दर्द खुशी, बस इतना ही है। बाकी ये लाइन जोड़ी गई है ले लेंगे, याद कर लीजिएगा, ले लेंगे। यानी ये जो बात हमने लिख दी यहाँ पर, सर गैर न हम बाद में कम बा हम हर दर्द खुशी ले लेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा लाइन आपको याद रहेगी। क्लियर है? तो एक लाइन यहाँ भी आ गई है, मज़ेदार है, और इससे आप सीख पाएंगे कौन से उपसर्ग आप अब इससे सीख पाएंगे। आपके विदेशी उपसर्ग, आपके आगत उपसर्ग जो बाहरी भाषाओं से चलकर चले आए हैं, जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हमारी बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं तो वो विदेशी। अब यहाँ जो शब्द आएंगे निसंकोच कह दो ये विदेशी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विदेशी। न वो तत्सम है न वो तद्भव है, वो है क्या? विदेशी। और सीख क्या रहे हो? उपसर्ग। मजा कहाँ जा रहा है, दिमाग कहाँ ले जा रहा है? देखो, पैटर्न से जुड़कर पढ़ना और केवल पैटर्न को पढ़ना बहुत अलग होता है। जब पैटर्न से जुड़ करके हम पढ़ते हैं, जब अपनी तैयारी पैटर्न से करते हैं, तो जानते हो क्या होता है? हमें बहुत चीज़ें सीक्वेंस से मिलती है। एक चीज़ तो ये तो उपसर्ग है। दूसरी बात देखो, ये दिशा निर्देश कहाँ कर रहा है? ये मेरे भैया, मैं अगर उपसर्ग हूँ, मैं आगत हूँ, मैं विदेशी हूँ, तो मुझे तत्सम तद्भव कहकर मत बुलाना, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे विदेशी कह लेना। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दें, जो इनके अर्थ बड़े आराम से आपको याद हो सकते हैं। सर का मतलब मुख्य, गैर का मतलब पराया, है ना का मतलब जैसे नहीं, नकारा, हम का मतलब साथ, बाद का मतलब बाद वाला, बद का मतलब बुरा हो जाएगा, कम का मतलब थोड़ा हो जाएगा, बा का मतलब साथ हो जाएगा, हम का मतलब, 2 बार मैंने हम लिखा है क्या? नहीं, हाँ लिखा है, तो हमने 2 बार हम लिख दिया हमने, वो थोड़ा सा ध्यान देना, उसको बहुत जरूरी नहीं है, एक ही बार लिखना चाहिए था। सर गैर न हम बाद में कम बा हर दर्द खुशी ले लेंगे, ये जरूरी नहीं था 2 बार हम लिखना। सर गैर ना हम, तो एक हमको तो आप मिटा ही सकते हैं, या फिर पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो रहने दीजिए। तो इनके अर्थ अगर आप चाहें तो एक मामूली शब्दों में जान सकते हैं। सर का मतलब क्या है? मुख्य है ना, सर का मतलब मुख्य। गैर का मतलब होगा पराया। ना का मतलब जैसे नालायक लिखेंगे आप, है ना, तो ना का मतलब होता है निगेटिव, यानी नहीं, लायक नहीं है। हम का मतलब हमराही, हम सफल, है ना, हम सफर, जो साथ साथ, तो हम का मतलब साथ हो जाएगा। ठीक। और जो बाद लिखा है इसका मतलब बद, वाकई में बद का मतलब होता है बुरा। में से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कम का मतलब जान रहे हैं थोड़ा, कम का मतलब थोड़ा है, और बा का मतलब साथ है, और हम सा का मतलब हो ही गया है। हर का मतलब हमेशा, जैसे आप कहते हैं हर दिन, हर रोज, है ना, इस तरीके से। तो जो हर है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि हर का हर वक्त, हर हाल, हर दिन। तो हर का मतलब हम लिख दे रहे हैं हमेशा। और दर्द ना हो करके, ये जो दर्द लिखा है वाकई में ये दर्द उपसर्ग ना हो करके ये उपसर्ग है दर। तो दर का मतलब होता है में, दर का मतलब होता है में। और खुशी उपसर्ग ना हो करके वाकई में है खुश। और खुश का मतलब आप जान रहे हैं, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगत जो उपसर्ग हैं इनके अर्थ बड़े आसान हैं, इनको बड़े आराम से हम जान सकते हैं। एक बार पढ़ करके देख रहे हैं हमारे साथ, एक बार आप हमारे साथ इस तैयारी को, जिस तैयारी को आयाम दे रहे हैं, जहां अपनी नोटबुक लेकर के आप अपने पेन को अपनी कॉपी पे दौड़ा रहे हैं तथा अपने मस्तिष्क का घोड़ा दौड़ाए हुए हैं, जहां पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, मजा आ रहा होगा आपको, जिसे आपने कभी याद नहीं किया है, आज आप याद करेंगे। इसका मतलब इस टॉपिक, और हमारा काम सफल हुआ, हमारा प्रयास सफल हुआ, अगर हमें लाभ मिला तो। अब जरा ध्यान दें, हम उदाहरण सबका लिख रहे हैं। सर उपसर्ग से कौन से उदाहरण आते हैं? जैसे सरकार हो गया, सरदार हो गया, सरकार हो गया, सरदार हो गया, सरपंच हो गया, है ना, इस तरीके के। और गैर से गैर जिम्मेदार, देखो इससे तो बनाओ ना आप ना, गैर जिम्मेदार। ये जो गैर है, जैसे आप कहते हैं ना गैर हाजिर, गैर हाजिर है नहीं वो आदमी, गैर हाजिर है, गैर हाजिर हो गया, गैर कानूनी हो गया, इस तरीके का आएंगे, आप जान रहे हैं इसको। गैर कानूनी, गैर कानूनी। ना से क्या बनेगा? अभी हमने आपसे बताया भी था ना से। तो ना से जो बनेंगे उसके लिए थोड़ा सा एरो का निशान ले आ रहे हैं, नीचे कर दे रहा हूं मैं, जिससे आप जान पाएँ, क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा हमें। और ये जो बना दिया हमने, अब इससे आप जान पाएंगे इससे क्या बन जाएगा। ना से क्या बनेगा? नालायक। पहले यहीं से लिखें, नालायक से ही, नालायक, नाराज हो रहा ना, और ना समझ, ना समझ,
क्लियर। हमसे क्या बनेगा, वही बात किया, हमराज, हमदर्द, हमउम्र, है ना, ये बन जाएंगे। ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमराज, हमदर्द, हमराज, हमदर्द, हमउम्र, और बनेगा हमराही। अरे मेरे हमराही मेरे साथ साथ चलना। वो हमराही देखना, गानों में जो भी हमारे गीत संगीत रहे हैं, ऐसी जगहों पर ऐसे शब्दों को ला करके कितना मोहक बना दिया गया है। यानी ये जो शब्दावलियाँ हैं हमारे प्रेम से जुड़ी हुई, हमारी पहचान है, हमारी भाषा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, भले ही विदेशी हैं। ये जो बाद लिखा है उसको हमने बद करना है। जैसे बदनाम, बदनाम कर सकते हैं आपको, बदमाश, ये चीज, बदनाम, बदनाम, बदमाश, बदचलन, लीजिए बदचलन, ये चीज, ये हो गया बद का। में से कोई मतलब नहीं है। इससे देखना, इससे कम उम्र, अभी हमने कहा कम उम्र, बात भी पहले भी किया था हमने इसका। कम उम्र, कम का मतलब थोड़ा, जैसे कमजोर हो गया, कमक्ल हो गया ना, इस तरीके से आप करते भी, बात भी करते हैं। कमजोर, कमक्ल, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके उपसर्ग के आगत उपसर्गों में। ये सब विदेशी भाषा। अच्छा देखो जरा क्या उत्तर मिला। अगर किसी दिन एग्जाम ने हमसे कहा कि गैर जिम्मेदार किस भाषा का शब्द है, कह दो विदेशी है। सरकार क्या है, विदेशी है। सरदार क्या है, विदेशी है। आगत है, हमारे देश के नहीं है। बड़े आराम से आप बता सकते हो। देखना बा का जो ये बा वाला जो हाथ है यहाँ पर, इसका मैं दो उदाहरण आपको लिखूंगा। एक तो लिख रहा हूँ, देखो बाकायदा, बाकायदा लिखा ना, बाकायदा, और एक लिख दे रहा हूँ बाअदब, बाअदब। लेकिन एक दूसरी तरफ देखना, लिख रहा हूँ बखूबी, बखूबी, बखूबी लिख दिया। जैसे लिखा बनाम, लिख दें हम बनाम, बगैर लिख दें हम, इस तरीके से। आप जरा ध्यान दो, दोनों जगह क्या मिला हमें, यहाँ बा मिला है और यहाँ बा मिला है, केवल बा। तो इस बा से दो उपसर्ग समझना, एक बा वाला भी समझ लेना जिसके उदाहरण यहाँ है, और एक बा यानी बा पर ये आ की मात्रा वाला समझ लेना जिसके उदाहरण यहाँ है ना। आसान सारी बातें आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने एक सीक्वेंस से मैं रख रहा हूँ। सबका उदाहरण भी दे रहा हूँ, हम का उदाहरण हो गया है, अब हर का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप कह सकते हैं हर वक्त, हर हाल, हर दिन, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल, हर हाल में कहते नहीं आप, हर हाल में, हर दिन, हर घड़ी, हर घड़ी, हर रोज, ऐसे ही कहते हैं आप। हर वक्त, हर हाल, हर घड़ी, हर रोज। हमें बस आपकी याद रहती है, हमें बस आपकी यादें आती हैं, हमारे ये सब सारी जो भावनाएं आप जिसमें खोए होते हैं, जिन चीज़ों में आप बार बार अपने आप को टटोल रहे होते हैं, इनसे थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा। ये पढ़ाई है, इसका उससे कोई नाता नहीं है। तेरा मुझसे नहीं है कोई नाता, ये टीचिंग है और ये आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है। एजुकेशन का लब से, उस प्रेम से कोई नाता नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो तेरा मुझसे नहीं है कोई नाता, वो नाता कोई, एक गाना भी है इस तरीके का। हर वक्त, हर हाल, हर घड़ी, हर रोज, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसे हम बहुत बार प्रयोग करते हैं और बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं। इस शब्द को देखो कैसे याद कर सकते हैं, अपने आप से जोड़ा हमने और आराम से इसके बारे में जान चुके हैं। और दर देखो, दर जो है, दर का मतलब में, जैसे दरअसल, दरमियान, ऐसे बोलते नहीं कि दरअसल में, दरअसल में अगर लिख दिया, देखना स्टार बात है। शुरुआत उपसर्ग की पहले एपिसोड में हमने बात की है इस बारे में। दरअसल में, तो दरअसल में हम बात करते हैं ना, अरे यार दरअसल में हम वहाँ आ नहीं सकते हैं। आप कहते हैं ना कि अरे नहीं नहीं, दरअसल में हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, दरअसल में हम जा नहीं पाएंगे, दरअसल में हम ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने व्यवहारिक जीवन में बार बार इसका प्रयोग करते हो, बार बार गलत करते हैं। सोचना जरा, दर का मतलब ही में होता है, तो इसके बाद जब में लगाओगे ना तो ये गलत कर जाओगे, ये गलत है। और इसीलिए वाक्य शोधन में, वाक्य शुद्धि के दौरान ऐसा लिख करके आता है और पूछेगा इसमें किस आधार पर त्रुटि है, तो उपसर्गों के आधार पर त्रुटि है, क्योंकि आपने दर का मतलब फिर से लिखा है। जब दरअसल, असल का मतलब असल का मतलब असल में, तो फिर क्यों कह रहे हो दरअसल में असल में, फिर में नहीं ना, तो दो बार में नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान देना, दरअसल ही लिखिएगा, यही सही है। इसके बाद में आएगा वो गलत है। दरअसल, दरकार है, दरमियान है ना, ये चीज दरमियान। तो ये जो बातें हैं इसमें, जिसमें दर उपसर्ग है, इस बात को ध्यान देना। इसके बाद में नहीं आएगा, उपसर्ग का मतलब बाद में नहीं लिखा जाएगा। जैसे अब आप लिखो कम, कम उम्र, थोड़ा, अरे ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, फिर
उसके अर्थ बाद में नहीं आने चाहिए। अब देखो खुश का तो बड़ा अच्छा सा नाता है आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ खुश का, अभी जगह आपके पास शेष है। तो खुश का क्या बनेगा? खुश से खुश मिजाज, खुश से खुश मिजाज बनाना, खुश किस्मत। आप कहते नहीं कि बड़े खुश किस्मत हैं आप जिन्हें वो सवारी मिली, बड़े खुश किस्मत हैं आप जिन्हें सर्विस मिली, बड़े खुशकिस्मत है वो जिन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। अभी आप इसके लिए प्रयासरत हैं, इस बात को ध्यान देना। एक है विशेष प्रकार की बू जिसे हम कहेंगे खुशबू। ठीक है, तो सारी बातों को जान चुके हैं हम। आप महत्वपूर्ण बातों से जुड़े रहे हमसे। मुझे लगा कि आप सारी बातों को बहुत बेहतर ढंग से समझ भी पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान के चले स्क्रीनशॉट लिया गया। आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, अवलोकित करें कि अब तक जो हम लोगों ने उपसर्ग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लिया है, ये पूरा समागम अलग है कि नहीं? कभी आपने सोचा, मैंने आपसे कहा कि मैं यूट्यूब चैनल के इतिहास में कुछ नया करूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बिल्कुल अलग करने आया हूं, मेरी मेहनत अलग है, मैं पूरी मेहनत और शिद्दत से इस पर काम कर रहा हूं। मेरा वर्क एक निश्चल भावना के तहत अपने देश हित में शिक्षा के छोटे बड़े कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराना है। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये लिखा भी है कि मेरा उद्देश्य, मेरे चैनल का मोटो, मेरी मेहनत का प्रतिफल आप तक जाए। मेरा ये जो शौक है, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो जुनून है, ये आप तक पहुंचे। मेरी शिक्षा मेरे देशवासियों, हर उस गरीब से गरीब बच्चे तक पहुंच जाए जिन्हें बिल्कुल अभी ये मान चले जिन्हें फीस नहीं है, जिनके पास, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी तमाम प्रकार की शिक्षा का अवलोकन कर सकते हैं। ये सारे वीडियो देश हित में बनाए जा रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर पाएंगे। उपसर्ग की 3 सीरीज मैंने आपको दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। कृपया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही देखिएगा। ऐसा करने से ही आप अपनी तैयारी को एक बेहतर बना पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आशा है, विश्वास हमें, आपको कंटेंट अच्छे लगे होंगे। आशा है हमें कि आज का ये माहौल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उपसर्ग जहां बहुत कठिन था, मैंने उसे बहुत आसान करने का प्रयास किया और शायद सफल हो गया हूं। अगर सफल हुए हैं और आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, आपके दो तीन जो महत्वाकांक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, इनको करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।